नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ अंशुमान जी हैं। ये है इस हफ्ते का आखिरी खर्चा पानी। अंशुमान जी, कैसे हैं और खर्चा पानी में क्या-क्या है आज? सिद्धांत, खर्चा पानी में सप्ताह के आखिरी खर्चा पानी में 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं और सबसे ज़रूरी खबर, महामारी जब भी बीतती है ना, तो अपने पीछे बहुत सारे गहरे निशान छोड़ जाती है। तो जब वो धुंध या धुआँ या वो जो लहर हटती है, तो हमें वो दरारें, वो चोट दिखना शुरू होती हैं जो महामारी के दौरान नहीं दिखती। वो हमें लेबर सेक्टर से, श्रम सेक्टर से, फैक्ट्रियों की तरफ से कुछ नई सूचनाएँ आई हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास एक खबर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से, जिससे भारत में काफ़ी खलबली है। सप्ताह के अंत में बाज़ार थोड़े लड़खड़ा थोड़े थोड़े नरम और थोड़े चुनौती में दिखाई दिए। वो अमेरिकी डॉलर की मजबूती है। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व्स के मिनट सामने आए हैं, उन मिनट्स में उन्होंने क्या कहा है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ है कि भारत के बैंकों को लेकर चिंताएँ भी हैं, असमंजस भी है और रिज़र्व बैंक की कुछ नई कोशिशें भी हैं। तो पहली खबर है इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनियन का डेटा। ये खबर बिजनेस टुडे ने छापी है। पैंडेमिक को लेकर ऐसा क्या हुआ मई 2020 से लेकर जून 2021 तक कि देश की केमिकल और माइनिंग इंडस्ट्रीज में 116 दुर्घटनाएं हुई और उसमें 231 लेबर्स की मौत हुई है। अंशुमान जी, और बार बार वो इंडस्ट्री ऑल का डेटा देखिए, चाहे आप बिजनेस टुडे की खबर देखिए, बार बार उसमें पैंडेमिक को इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की का दोष दिया जा रहा है। क्यों, क्या, कैसे? सिद्धांत, अपरेंटली अभी ये दुर्घटनाएं अपने आप में इनकी जांच भी शायद होगी या होनी चाहिए। कम से कम भारत के श्रम कानूनों के तहत इन दुर्घटनाओं की जांच होनी चाहिए, क्योंकि श्रम कानून इसका प्रावधान करता है कि दुर्घटनाएं कैसी थी। पर नंबर थोड़ा सा बड़ा है। पैंडेमिक से इसका कितना रिश्ता है, ये तो तब साबित होगा कि ये इनकी जांच के बाद क्या होगा। लेकिन इस दौरान कर्मचारियों की कमी, उत्पादन बढ़ाने का दबाव, या फिर प्रबंधन के स्तर पर पूरी तरह से चीजों को ध्यान न देने के कारण ऐसा हुआ। लेकिन आंकड़ा बड़ा है और ये बताता है कि माइनिंग सेक्टर में पिछले 1 साल 1.5 साल के दौरान हालांकि उत्पादन कम रहा था, कई सारी चुनौतियां रही थी, लेकिन सुरक्षा संबंधी नियमों में कुछ अनदेखी जरूर हुई है। कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी जिम्मेदारी माइनिंग कंपनियों को, सरकारी और निजी माइनिंग कंपनियों को और श्रम विभागों की है, कि जो श्रम सुविधाओं पर नजर रखते हैं। बार मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था अंशुमान जी, बार बार उसमें लिखा था कि पैंडेमिक के चलते जो ऑन एंड ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक है, उस वजह से दिक्कतें हुई। क्या है ऑन एंड ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, क्या है ये? दो तीन ऑन एंड ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक का ये होता है कि जब आपके पास डिमांड की कंसिस्टेंसी नहीं होती, आपको लगा कि लॉकडाउन लग जाएगा या आपके पास उत्पादन नहीं होगा, तो कंपनियां या माइनिंग कंपनियां उत्पादन को सीमित कर देती हैं। अगर उनका उत्पादन एक्स की स्पीड से पर डे बढ़ रहा है, तो उसे वो घटाकर -X कर देती हैं। ये ऑन एंड ऑफ तकनीक होती है। एक ये महत्वपूर्ण वजह है, और उसकी वजह से लेबर को हटाया लगाया तेजी से जाता, फैक्ट्री दोबारा शुरू करने की कोशिश की जाती, खुदाई दोबारा शुरू करने की कोशिश की जाती। इससे सुरक्षा संबंधी खतरे हमेशा आते हैं, और ये पूरी दुनिया में ऑन एंड ऑफ तकनीक के कारण माइनिंग सेक्टर में काफी दुर्घटनाएं होती हैं। एक और जो उसमें संकेत दिया गया है, वो टॉक्सिक गैस की लीकेज का है। बल्कि जो विशाखापत्तनम वाली फैक्ट्री जिसमें मई 2020 में बड़ा हादसा हुआ था, क्या नाम था उस कंपनी का, एलजी पॉलीमर्स में जो गैस लीक हुआ था, उसकी तरफ भी इशारा किया गया। तब क्या होता है कि कंपनियां जब लंबे समय तक बंद रहती, माइनिंग कंपनियां, केमिकल कंपनियों को लगातार चलते रहना होता है, इससे उनकी सुरक्षा संबंधी चीजें हमेशा चुस्त रहती। बंद रहने के बाद जब उन्हें दोबारा शुरू किया जाता है, तो उन्हें कई तरीके के खतरे आते हैं। जो बॉयलर एक्सप्लोजन, एनएलसी में, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में भी जुलाई में बॉयलर फटा था। वो भी इसी दौरान की घटना थी। तो ये सुरक्षा संबंधी चूक की बात है। एक और घटना का जिक्र इस रिपोर्ट में किया है, यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड दहेज की घटना, जहां पर बॉयलर एक्सप्लोजन हुआ था 2020 में। पिछले साल चर्चा भी आई थी सिद्धांत की, कई जगह बॉयलर एक्सप्लोजन हुए हैं, कई कंपनियों में बॉयलर फटने की घटनाएं हुई। शायद इसकी वजह यह है कि वो जो मेंटेनेंस या जो वियर एंड टियर एक रनिंग फैक्ट्री में होता है, उसको बंद होने के बाद दोबारा शुरू करने पर वो चूक होती है, जिसकी वजह से मजदूरों की जान पर आफत आती है।
अगली खबर पे चलते हैं अंशुमान जी, जो हमारी आज की एक और महत्वपूर्ण खबर है। अ, जो डॉलर है, दूसरे एसेट्स जो हैं दुनिया भर की दूसरी करेंसीज हैं, अगर उनके मुकाबले देखें तो वो अपने 3 महीने के सर्वोच्च स्तर पे है। और फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो अपने एसेट्स को टैपर करेंगे, मतलब धीमे धीमे छोटा करेंगे, कम करेंगे उनका आकार। अब इंडिया हर जगह अगर डॉलर का मूल्य बढ़ा है तो इंडिया में भी जाहिर सी बात है रुपया कमजोर हुआ होगा। तो इंडिया में भी कल 17 पैसे, अंशुमान जी, 17 पैसे की गिरावट या, देखी गई रुपए में। हाँ, अब अंशुमान जी, सवाल वही है कि फेडरल रिजर्व तो अपने स्टेप से डिगेगा नहीं। वो दे आर लाइक कि हमेशा से उनका इतिहास रहा है कि वो जो अ, निश्चय कर लेते हैं बहुत जल्दी डिगते नहीं हैं। तो वो रिसोर्स टैपर करेंगे तो मेरे ख्याल से दामों में और ज्यादा गिरावट हो सकती है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से संदर्भ से बात करें तो। लेकिन आप सही बता सकते हैं, लेकिन इस सब के बीच में दो चीजें हैं, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा और उससे जुड़ा हुआ तेल, उसके दाम जो डॉलर के हिसाब से तय होते हैं, जिसके कम ज्यादा होने पर सब कुछ के रेगुलेट होने का दावा किया जाता है। सारी सारी चीजें कहाँ जाएंगी अंशुमान जी? हम इस खबर पर आए क्योंकि ये खबर शायद दुनिया के बाजारों की सबसे बड़ी खबर है पिछले इस 2-3 दिन की। और हम फेडरल रिजर्व की जो ओपन की जो कमेटी है उसके मिनट्स का इंतजार लोग करते हैं, क्योंकि वो ये बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक किस दिशा में सोच रहा है। पर उससे पहले हम पिछली वाली खबर में एक सूत्र जोड़ने पे इस पर आते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सरकार को इन सारी मौतों की और दुर्घटनाओं की जांच करानी चाहिए और एक कमीशन बनाना चाहिए। नई कैबिनेट आई है, उसमें नए श्रम मंत्री आए हैं, शायद वो सुनेंगे और वो कम से कम इन हादसों के नए सिरे से जांच कराएंगे या इनके बारे में पता चलाएंगे। वो जरूरी है क्योंकि इसमें कई लोगों की मौतें हुई हैं। हम वापस डॉलर की तरफ लौटते हैं। एफओएमसी के मिनट्स ये बताते हैं कि देश की दुनिया के सबसे बड़े बैंक के दिमाग में क्या चल रहा है, वो लंबे समय के लिए क्या सोच रहा है, और उससे बहुत सारी चीजें, मतलब हमारे जेब के खर्चा पानी तक, यानी हमारे पेट्रोल की कीमत तक उस फैसले से जुड़ती है और प्रभावित होती है। उसका एक बड़ा रिपल इफेक्ट हमें दिखाई देता है। इसलिए एफओएमसी का फैसला, फेडरल रिजर्व का फैसला आने के बाद जब मिनट्स आते हैं उनसे असली चीज निकलती। वो मिनट्स जारी हुए और उसके बाद बाजारों में 2-3 चीजें बड़े स्पष्ट रूप से सामने आ गई। एक कयास चल रहा था वित्तीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में भी चल रहा था, क्योंकि भारतीय बाजार अमेरिका से आने वाली सस्ती पूंजी का लाभ लेते रहे। अमेरिका में ब्याज दरें शून्य के करीब है, वो पैसा भारत में आता है, भारत का स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देता है, उसका फायदा होता है इन्वेस्टर्स को। एफओएमसी ने कह दिया कि नहीं, वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया पर कायम है, यानी कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। अमेरिका का फेडरल रिजर्व क्रमशः, जो उसने 1 साल का कार्यक्रम घोषित किया है 2022 और 2023 तक का, उस तरह से क्रमशः वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका यह मान रहा है कि उसके यहां महंगाई जम चुकी है और आ चुकी है, और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उसे अब और ज्यादा पैसा बाजार में छोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा इसका मतलब यह है कि यूरोप, जापान और बाकी देशों के जो बैंक हैं, जहां अमेरिका को देखकर ब्याज दरें कम की गई थी, वहां भी अब ब्याज दरें बढ़ने की शुरुआत होगी। इस पर मैं 1-2 खर्चा पानी में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यूरोप के कुछ देशों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी शुरू कर दी है। और चौथी सबसे बड़ी चीज है कि इससे पूरी दुनिया में जो कैपिटल की कॉस्ट है और उसका शेयर बाजारों में और पूंजी बाजारों में जो निवेश है, उस पर असर पड़ेगा, ये स्पष्ट है। अब भारत के लिए चुनौती है। डॉलर की कीमत, जो कल एफओएमसी के मिनट्स आने के बाद डॉलर करीब करीब 3 महीने के सबसे मजबूत स्तर पर चला गया। डॉलर के मजबूत होने का भारत के लिए 3 बड़े मतलब हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मतलब, जिस तरफ आपने इशारा किया, कि अगर रुपया कमजोर होता है तो भारत का इंपोर्ट और महंगा होता है। हम पेट्रोल डीजल की कीमतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से बुरी तरह परेशान हैं। ओपेक देशों में जो विवाद चल रहा है उसके कारण कीमतें $75, $76 से ऊपर बने रहने की संभावना है। इस बीच में डॉलर की मजबूती, रुपए की कमजोरी हमारे आयात बिल को और बढ़ाएगी। सरकार पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बनेगा, और लगातार ये बात हम फरवरी से खर्चा पानी में कह रहे हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक सरकार इस पर टैक्स कम नहीं करती। ये एक और वजह है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत $2-3 नीचे चली भी जाए, फिर भी कमजोर होता रुपया उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। डॉलर की मजबूती उसका असर कम कर देगी।
डॉलर मजबूत क्यों होगा? क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी से उबरने की व्यवस्था के संकेत आ गए हैं। अमेरिका अब सस्ती पूंजी छापना नहीं चाहता है, यानी उसकी करेंसी स्ट्रांगली खड़ी होगी। अभी इसमें एक दुविधा है, दुविधा है कि अमेरिका अपने डॉलर को कितना स्ट्रांग करेगा। इसका नुकसान उनके एक्सपोर्ट्स को उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर अगर होस्ट करेंसी जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वो ज्यादा मजबूत हो जाए दुनिया की मुद्राओं के मामले में, तो एक्सपोर्ट करने वालों को नुकसान होता है। लेकिन भारत के लिए एक तो कच्चे तेल की महंगाई बने रहने की संभावना है, और दूसरी जिस चीज का जिक्र हमने पिछले अर्थात में किया था कि अगर अमेरिका में बाजार में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, अगर दुनिया में महंगाई की संभावना बनना शुरू हुई, तो साफ साफ दिख रही है, तो इसका असर भारत में आने वाली विदेशी पूंजी पर पड़ेगा। क्योंकि जो आर्बिट्राज का फायदा सस्ती पूंजी को लाकर अच्छे रिटर्न वाले बाजार में लगाना और यहां से पैसे कमाने का जो दरवाजा है, विंडो है, वो अगर बंद होने लगेगी तो उसका असर भारतीय शेयर बाजार में निवेश पर पड़ेगा। और तीसरी और आखिरी चीज है कि केवल कच्चे तेल की बात ही नहीं है। भारत बड़े पैमाने पर अपनी रिकवरी के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए आयात पर निर्भर है। चाहे वो कंपोनेंट्स का आयात हो, चाहे वो क्रूड का आयात हो, चाहे और बहुत सारी चीजों का आयात हो, वो हमारी महंगाई में ऐड करेगा या हमारी महंगाई को बढ़ाएगा। ये संकेत हमको फिलहाल एफओएमसी की मद से उससे मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि अब दुनिया ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ बढ़ रही है, और अगर ये सहमति बन जाती है दुनिया के 10-12 बड़े बैंकों में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी 2006-07 के बाद। ऑलमोस्ट मुझे लगता है करीब अगर आप मान के चले तो 8-9 साल बाद ऐसी परिस्थिति बनेगी जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगी। अंशुमान जी, तीसरी खबर पे चलते हैं। अब फिच रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने 2 प्रोजेक्शन किए हैं इंडिया के लिए। एक सेकंड, हाँ। तो फिच ने एक तो इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 10% पर लाकर सेटल कर दिया। पहले 12.8% का इनका प्रोजेक्शन था, वो प्रोजेक्शन अब 10% के आसपास आ गया है। साफ साफ कहा है कि सेकंड वेव का 2.5% का बड़ा 2.5% का 2.5% का बड़ा कट है प्रोजेक्शन, मतलब उससे भी ज्यादा ही है, लगभग 2.25% का कट है लगभग। हाँ, ये तो हाँ। तो और कहा है सेकंड वेव से रिकवरी, सेकंड वेव के चक्कर में दिक्कतें ज्यादा हुई, और रैपिड वैक्सीनेशन है इसका मेजर है। अंशुमान जी, रिपोर्ट भारत के बारे में सारे एजेंसीज के, फिच, मूडीज, सबने भारत के विकास दर के आकलन इस साल घटाए हैं, यानी कि रिकवरी की संभावनाएं सीमित की हैं। और वैक्सीनेशन एक अलग चर्चा का विषय है जो धीमा पड़ रहा है, और उसका असर रिकवरी पर पड़ेगा। लेकिन अब दुनिया भर की एजेंसियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में उतनी तेज रिकवरी की उम्मीद नहीं है। ये बात पहले 2-3 महीनों के मार्च, अप्रैल, मई, जून के लॉकडाउन उसके बाद स्पष्ट हो गई थी। पर यह रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात कहती है, क्योंकि भारतीय बैंकों को लेकर पूरी दुनिया को बहुत चिंता होती है, और जो स्वाभाविक सी बात भी है कि भारत के बैंक ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिच ने कहा है कि जो प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन आ रही है, जो लंबी रिसेशन चलने वाली है, इससे भारत में एनपीएस का एक दौर और बढ़ेगा जो 2023 में जाकर पीक होगा। यानी 2023 में उसका शिखर आएगा, तब जाकर हम ये कह पाएंगे कि भारत में एनपीए घटने की, एनपीए नियंत्रित होने, एनपीए बढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने कोविड लॉकडाउन के पहले फेज में मॉरिटोरियम लिया था और लोन रिस्ट्रक्चर कराए थे, और दूसरे फेज में ले रहे हैं, उसका सबका असर बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। फिच ने इस बात की तरफ अलर्ट किया। अगर आप देखें तो फिच, मूडी और स्टैंडर्ड पुअर तीनों लगभग एक ही जैसी बात कर रहे हैं कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर गहरा दबाव बन रहा है। दूसरा पहलू यह है कि सरकार बड़े पैमाने पर बैंकों का निजीकरण इसीलिए करना चाहती है कि इससे पहले कि बैंकों में लड़खड़ाकर उनके ढहने की नौबत आ जाए, 2 काम हो जाए: बैड बैंक बन जाए, बैंकों का बकाया कर्ज बैड बैंक के खाते में चला जाए, और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो ये उस लिंक में है। और इसके साथ एक और चीज जो जोड़ना जरूरी है कि जो हमने जिस पर चर्चा की थी ना, सिद्धांत की सरकार ने छोटे उद्योगों की परिभाषा बढ़ाई है, उसको एक्सपेंड किया है, और उसमें ट्रेडर्स को, होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स को शामिल किया, जिन्हें 2017 में हटा दिया गया था। उसके बाद जो खबर हमारे पास आई है, मनी कंट्रोल की खबर है कि आरबीआई ने ये कहा है बैंकों से कि वो अपनी सप्लाई, अपने जो लोन्स हैं उनको रिक्लासिफाई करे,
जिस और ये समझने की कोशिश करे कि वो बैंकों की वो रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को कर्ज कैसे देंगे प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग के तहत। दुविधा जो जहां दिखाई दे रही है वो ये है कि इंडस्ट्री को कर्ज देने में बैंक्स दूसरी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। उनके बिजनेस प्रोफाइल लेते हैं, उनके 5 साल के टर्नओवर को फोकस करते हैं, उनकी एसेट्स देखते हैं, उनके पास फैक्ट्री, उनके पास कैपिटल इक्विपमेंट, उनके पास बिजनेस देखते हैं। ट्रेड का स्वभाव इससे बिल्कुल अलग है, व्यापार का स्वभाव बिल्कुल अलग है। बहुत सारे ट्रेडर के पास तो अपनी शॉप एसेट के तौर पर भी नहीं होती, रेंट की शॉप पर चलते हैं। उनके बिजनेस मॉडल बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उन्हें वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि उनका बिजनेस इतना वो प्रोड्यूस, जितना वो आएंगे उतना उनके आने वाले समय में बिकेगा ही। और इसीलिए ट्रेडर्स को लोन मिलने में सामान्य रूप से मुश्किल होती है इंडस्ट्री की तुलना में, चाहे भले वो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री हो। तो अब चूंकि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की या जो बैंकों को वरीयता के आधार पर कर्ज देने की नए नियम हैं, उनके तहत वो कैसे फिट करेंगे दुकानदार को, कैसे फिट करेंगे किसी शॉपिंग मॉल में काम में दुकान खोले व्यक्ति को, जो जिसने बिल्डर से ली हुई किराए की दुकान पर काम करना शुरू किया, उसे किस आधार पर लोन दिया जाएगा, ये एक दुविधा है। ये बात केवल इस खबर में नहीं है, व्यक्तिगत चर्चाओं में भी जब इस फैसले के असर के बारे में हमने बात करने की कोशिश की तो ये बात आई। तो अब आरबीआई शायद, मुझे जैसा इस खबर से संकेत लगता है कि आरबीआई अलग से एक गाइडलाइन जारी करेगी और उसे करना चाहिए जिससे कि स्पष्ट हो सके कि ट्रेडर्स को किन शर्तों पर बैंक लोन देंगे। इंडस्ट्री के लिए तो शर्तें पहले से स्पष्ट बनी हुई हैं। और ये इस हफ्ते का था आखिरी खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।